रात का वक्त अनन्या डिनर करने के बाद अपने रूम में बेड पर बैठी हुई थी। जब से उसने डाइनिंग टेबल पर सब लोगों की आपस में एक दूसरे से हंसकर बात करना और विहान का, कृतिका और ऋषि को परेशान करना ये सब देखा था, तभी से उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी और वह काफी उदास लग रही थी। उसकी आंखें भी हल्की नम थी। ऐसे ही बैठे बैठे उसे काफी देर हो गई थी, लेकिन उसे नींद की एक झपकी भी नहीं आई थी। अब तक सब लोग सो चुके थे और ऋषभ का कुछ अता पता नहीं था। वह अभी घर नहीं आया था। तभी ऋषभ की कार कुंदरा पैलेस के सामने आकर रुकती है। ऋषभ जैसे ही अंदर आता है, एक मैड उसे वहीं मिलती है। वह मैड ऋषभ के सामने सर झुकाकर खड़ी हो जाती है और सर झुकाए हुए ही कहती है, साहब, आपके लिए खाना लगा दूं? जिस पर ऋषभ मना करते हुए बोला, नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम जा सकती हो। फिर ऋषभ लिफ्ट से अपने फ्लोर पर चला जाता है। जैसे ही ऋषभ अपने रूम में जाता है, उसकी आंखें सर्द हो जाती है, क्योंकि रात के करीब 1 बज रहा था और अनन्या अभी तक जाग रही थी। ऋषभ उसके पास जाते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक जाग रही हो। अनन्या उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगी और कुछ बोली नहीं। तभी ऋषभ थोड़ा कंसर्न दिखाते हुए बोला, आर यू ओके? व्हाट हैपेंड? तुम इतनी सादी क्यों लग रही हो? अनन्या एकदम से बोली, मुझे घर जाना है, मुझे दादू के पास जाना है। आई रियली मिस देम। जिसे सुनते ही ऋषभ की आंखें सर्द हो गई और वह एकदम से चिल्लाकर बोला, व्हाट द हेल, ये क्या घर घर लगा रखा है? जब भी तुमसे बात करो बस एक ही वर्ड मुंह से निकलता है, घर जाना, घर जाना है। आर यू गोना मैड? तुम्हें यहाँ हर चीज मिलती है, किस चीज की कमी है तुम्हारे पास जो तुम उन लोग को याद करती करती हो? फैमिली है न तुम्हारी, तो फैमिली के बदले मिल तो गई है एक नई फैमिली, और क्या चाहिए? फिर कुछ पल रुककर अनन्या के बेहद जरीब जाकर बोला, अगर आइंदा तुमने दोबारा मेरे सामने घर जाने की बात की ना, तो मैं तुम्हें वो पनिशमेंट दूंगा तुम्हें जिसे तुम और तुम्हारी वो सो कॉल्ड फैमिली लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाएगी। इतना कहकर वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। वह ऑलरेडी काफी गुस्से में था शुभ वाली फाइट से, और अब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो फिर अनन्या ने घर जाने की बात कर दी थी, जिससे वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ अनन्या के आंखों के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह काफी रो रही थी, क्योंकि आज तक उससे किसी ने ऊंची आवाज तक में बात नहीं की थी और यहाँ तो ऋषभ उस पर अच्छा खासा चिल्ला कर गया था। कुछ देर बाद ऋषभ वॉशरूम से बाहर आया और अनन्या के पास जाकर उससे पूछा, खाना खा लिया? जवाब में अनन्या ने बस हाँ में सर हिला दिया। ऋषभ एक गहरी सांस लेकर उसके आंसू साफ करते हुए बोला, वाइफी डोंट क्राई। ये सुनकर अनन्या अपनी आंसू भरी नजरों से ऋषभ की देखने लगी। ऋषभ ने उसके माथे पर हल्का सा किस किया और फिर रूम की सारी लाइट्स ऑफ करके उसे अपने ऊपर लेटाकर खुद भी बेड पर लेट गया। ऋषभ का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरे हाथ से उसका सर थपथपा रहा था और ऋषभ भी कुछ सोचते सोचते सो गया। अगली सुबह अनन्या रात देर से सोने की वजह से अभी भी सो रही थी। तभी ऋषभ आकर उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए बोला, वाइफी अभी और कितना सोना है? चलो वेक अप, काफी देर हो चुकी है। अनन्या ने नींद में ही अपना मुंह पिलो में छुपा लिया। उसकी यह हरकत देखकर ऋषभ की भौहें तन गई। तभी ऋषभ ने अचानक से एक हाथ से उसका पूरा ब्लैंकेट और दूसरे हाथ से उसका पिलो भी छीन लिया। इस बार अनन्या चिढ़कर उठकर बैठ गई। तभी ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड से खड़ा किया और वॉशरूम तक छोड़ कर आया।
कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे और ऋषभ किसी से बात करके अभी ब्रेकफास्ट करने आया था। वह चेयर पर बैठा ही था कि तभी बबीता की ऋषभ के हाथ पर गई जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। बबीता परेशान होते हुए बोली, बेटा यह हाथ पर क्या हुआ है? जिसे सुनते ही सब लोग ऋषभ की तरफ देखने लगे। ऋषभ अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोला, नथिंग मॉम, ये बस हल्की सी स्क्रैच है। और फिर अनन्या की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, किसी को ज्यादा मेरी फिक्र न हो इसलिए पट्टी कर ली। यह सुनकर सब लोग अनन्या की तरफ देखकर स्माइल करते हुए ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी कृतिका अनन्या के कंधे पर अपने कंधे से मारकर उसे छेड़ते हुए बोली, ओहो किसी को फिक्र न हो। हाँ, लेकिन अनन्या ने ये अभी नोटिस नहीं किया था, इसलिए वह कंफ्यूजन में बोली, हाँ। तभी ऋषभ कृतिका से बोला, बेबी डॉल तुम कॉलेज कब से ज्वाइन कर रही हो? तभी आदित्य भी बोला, हाँ बेटा, तुम्हारे प्रिंसिपल का कॉल आया था। वह पूछ रहे थे तब तो मैंने कह दिया था कि तुम्हारे भाई की शादी थी। फिर कुछ पल रुक कर बोले, लेकिन अब तो हो गई है न, और तुम्हें भी छुट्टी करते हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। इस पर कृतिका मुंह बनाते हुए बोली, क्या डैड, यह प्रिंसिपल्स कब मेरा पीछा छोड़ गए? तभी उशी उसकी मजाक बनाते हुए बोली, अगर तुम्हारी ऐसी ही हरकतें रही तो कभी नहीं। जिसे सुनते ही सब लोग हंसने लगे एक्सेप्ट अनन्या। वह अभी कल रात वाली बात ही सोच रही थी। ऋषभ सीरियस होकर फिर से बोला, बेबी डोल तुम आज से ही कॉलेज ज्वाइन कर रही हो। दैट्स इट। और फिर अनन्या से धीरे से बोला, तुम भी चेंज करके आओ, मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है। जिसे सुनकर कृतिका का मुंह बन गया। अब तक सब लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे तभी अनीता बोली, अच्छा ठीक है बाबा मैं चलती हूँ। ऋषभ अपने फोन में कुछ करते हुए बोला, बुआ सा अभी और रुक जाइए, वैसे भी फूफा सा तो जा चुके हैं आउट ऑफ इंडिया अपनी बिजनेस डील की वजह से, और विहान भी, तो आप और ऋषि अकेले घर पर क्या करोगे? अनीता ऋषभ के गाल पर हाथ रख कर बोली, मेरा प्यारा बेटा जब इतने प्यार से कह रहा है तो मैं जरूर रुकती, लेकिन क्या करूं, अभी कुछ ही दिन में ऋषि की एग्जीबिशन है तो यह तैयारी भी करेगी और मुझे भी अपने कुछ जरूरी काम है तो नहीं रुक सकती। ऋषभ हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, ओके आई अंडरस्टूड। फिर ऋषि की तरफ जैसे ही मुड़ा उसने आकर एकदम से ऋषभ को हग कर लिया। ऋषभ ऋषि के सर पर हाथ रखकर बोला, ऑल द बेस्ट। ऋषि उससे अलग होते हुए बोली, श्योर भाई। फिर कुछ देर बाद वह लोग चले जाते हैं और तब तक अनन्या और कृतिका भी रेडी होकर नीचे आ चुके थे। तभी ऋषभ उन दोनों को लेकर बाहर अपनी कार के पास आया। कृतिका पीछे बैठ गई, लेकिन जैसे ही अनन्या पीछे बैठने वाली थी तभी ऋषभ आगे की सीट का डोर खोकर अपनी सख्त आवाज में बोला, आगे। ये सुनते ही अनन्या न चाहते हुए भी आगे आकर बैठ गई। पूरा रास्ते कार में बस शांति थी, लेकिन कृतिका बार अनन्या से कुछ न कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी और उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी ऋषभ की वजह से, क्योंकि जैसे ही वह कुछ कहती ऋषभ तभी उसकी तरफ देखकर बोलता, बेबी डोल सीधे बैठो। रायचंद भवन, उदयपुर। अभिराज हॉल में बहुत गुस्से में इधर उधर टहल रहा था और बाकी सारी फैमिली मेंबर भी हॉल में ही इकट्ठा थे सिवाय अभिषेक की। दरअसल रात ही अभिराज को अभिषेक की ऋषभ पर हमला करने वाली हरकत के बारे में पता चल गया था और काफी गुस्सा थे, क्योंकि उसका एक बार फिर गुस्से में उठाया हुआ धदम सब पर भारी पड़ गया था और उनके बहुत सारे लोग जख्मी और कुछ मारे गए थे, जिससे उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बाकी सबको तो जवाब उन्हें ही देना था। तभी नमन पानी का ग्लास उसकी तरफ करते हुआ बोला, पिताजी आप ये पीजिए और थोड़ा बैठ जाइए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा।
जिस पर अभिराज थोड़ा गुस्सा होकर बोले, रहने दो तुम्हारा भाई, मेरा बीपी बढ़ता है और तुम आकर मुझे बीपी बढ़ जाने का ज्ञान देने लगते हो। फिर थोड़ा रुक कर बोला, अरे उसे फोन तो लगाओ और खबर मालूम करो वह कब तक आ रहा है। तभी अचानक से लैंडलाइन पर किसी का कॉल आया। अमित ने जैसे ही कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से सम्मू बोला, छोटे मालिक, बड़े मालिक आज नहीं आ पाएंगे क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट को कहा है। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी और फिर अमित ने जो कुछ सम्मू ने कहा था वह सब वर्ड टू वर्ड अभिराज को बता दिया, जिसे सुनते ही अभिराज थोड़ा परेशान होते हुए बोला, कहीं ज्यादा तो नहीं लग गई? तुम उसे दोबारा से कॉल करो और मेरी बात करवाओ, मुझे देखना है उसे। तभी कार्तिक अपना लैपटॉप लाया और उसने अभिराज के कहने पर अभिषेक को वीडियो कॉल कर दी। कुछ देर बाद कॉल कनेक्ट होने के बाद अभिराज ने पहले तो अभिषेक को अच्छे से देखा और उससे पूछ कि कहीं और तो चोट नहीं लगी है। फिर थोड़ी देर बाद वापस से अपने मूड में आ गया और बोला, ये क्या हरकत की थी तुमने? मेरे मना करने के बावजूद तुम गुस्से में उससे जा भिड़े। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि गुस्से में कोई भी काम मत किया करो, बुद्धि नष्ट होती है, पर तुम मेरी सुनते ही कहा हो। फिर थोड़ा रुक कर बोला, तुम शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें ज्यादा अखमी नहीं किया है, वरना जैसा तुम उसे समझते हो वह वैसा अभी रहा। मैंने उसकी आंखों में एक आग देखी है, बदले की आग। अब वह पहले वाला ऋषभ नहीं रहा, वह अब कुछ और ही है। तभी अभिराज इतनी सारी बातें सुनकर अभिषेक थोड़ा चिढ़कर बोला, पिताजी आपने मेरे सामने ऋषभ की तारीफ करने के लिए मुझे कॉल किया है। जिसे सुनते ही अभिराज बोला, तुम्हें समझने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर कुछ पल रुक कर बोले, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो कि तुम अब उससे दूर रहोगे और प्रिंसेस को कैसे वापस लाना है वह और नमन खुद देख लेंगे। यह कहकर वह साइड हो गया और बारी सारे घर वाले अभिषेक से वीडियो कॉल पर बात करने लगे। सेंट जेवियर कॉलेज, मुंबई। कुछ देर बाद ऋषभ की कार कॉलेज के सामने आकर रुकी। तभी कृतिका और ऋषभ साथ में कार से बाहर निकला और अनन्या बस चुप कर बैठी हुई थी क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि ऋषभ उसे कहाँ लेकर जाने वाला है। तभी ऋषभ आकर उसकी साइड का गेट खोला और अनन्या का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकाला। ऋषभ कृतिका की तरफ अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, आई थिंक तुम्हें लेट हो रहा है। जिसे सुनकर कृतिका अपने जबरदस्ती के दांत दिखाकर वहां से चली गई और जाते हुए अनन्या की तरफ एक प्यारी सी स्माइल पास कर गई। उसके जाने के बाद ऋषभ अनन्या का हाथ पकड़कर कॉलेज के अंदर ले गया। पूरे कॉलेज में सब लड़के और लड़कियों की नजर उन्हीं पर थी क्योंकि जाहिर है ऋषभ कुंद्रा को कौन नहीं जानता था। सब लोग ऑलरेडी उसके बारे में न्यूज़पेपर, न्यूज और सोशल मीडिया के थ्रू जाने हुए थे, लेकिन सामने से बहुत कम लोगों ने ही उसको देखा था और कुछ लड़कियां जो ऋषभ के गुस्से से वालिफ नहीं थी वह उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थी क्योंकि ऋषभ जितना हैंडसम टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह में दिखता था उससे कहीं ज्यादा हैंडसम सामने से लगता था। और कुछ लड़कों की नजर अनन्या पर थी, हालांकि सब जानते थे कि ये ऋषभ कुंद्रा की वाइफ है, फिर भी वह उसे देख रहे थे। लेकिन अनन्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह तो बस नजरें नीचे कर ऋषभ के साथ चल रही थी और बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही थी और वह ब्लू ड्रेस में काफी टेम्पटिंग भी लग रही थी। तभी ऋषभ ने उन लड़के और लड़कियों की तरफ अपना सबसे खतरनाक लुक दिया जिससे उनकी रूह तक कांप गई और सब लोगों ने नजरें नीचे कर ली। ऋषभ फिर सबको इग्नोर करके वहां से सीधे प्रिंसिपल ऑफिस गया। वह जैसे ही प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा, प्रिंसिपल एकदम से खड़े होकर थोड़ा घबराते हुए बोला, सर, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या, जो आज आप खुद मेरे ऑफिस में आए?
ऋषभ सरकास्टिकली बोला, क्यों नहीं आ सकता क्या मैं? प्रिंसिपल थोड़ा नर्वस होकर बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मैं तो बस कह रहा था कि अगर आपको कुछ काम था तो मैं खुद आ जाता। आपने क्यों तकलीफ की? ऋषभ बोरियत भरे लहजे में बोला, ओह कम ऑन प्रिंसिपल। फिर थोड़ा रुक कर बोला, पॉइंट पर आते हैं तो पॉइंट यह है कि मुझे मेरी वाइफ का एडमिशन कराना है। सो जो फॉर्मेलिटी है वह फील अप कराओ। ये सुनकर प्रिंसिपल थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, किस कोर्स में सर? ऋषभ कुछ पल रुक कर बोला, बीबीए। प्रिंसिपल ने एक फॉर्म निकालकर आन्या के सामने रखा और उस पर कुछ फॉर्मेलिटी उससे खुद फील कराई। उसके बाद ऋषभ बोला, एंट्रेंस एग्जाम कब है? प्रिंसिपल हल्की सी स्माइल के साथ बोला, एग्जाम तो हो गया 1 महीने पहले, लेकिन अगर यह स्पेशल एग्जाम देना चाहे तो वह कल है। ऋषभ अपनी एक आईब्रो उचका कर बोला, व्हाट यू मीन? प्रिंसिपल बोला, मतलब अगर नहीं भी दे तो कोई बात नहीं, तब इनकी स्पेशल क्लास होंगी जिनका शेड्यूल बाकी स्टूडेंट्स से अलग होगा। ऋषभ एक गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, वाइफी कल ही एग्जाम देगी। फिर थोड़ा रुककर बोला, हम वन मोर थिंग, तुम एडमिशन के बाद वाइफी को कोई स्पेशल ट्रीट नहीं करोगे और ना ही उसको पनिश करोगे। यह कहकर वह अनन्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है और प्रिंसिपल वही बेचारा कंफ्यूज रह जाता है कि उसको स्पेशल ट्रीट भी नहीं करना है और ना ही पनिश करना है। प्रिंसिपल बेचारा अपना सर खुजाता रह जाता है। वही दूसरी तरफ अनन्या को भी कुवह समझ नहीं आती है इसकी बात, इसलिए वह भी अपनी सोच में गुम ऐसे ही उसके साथ चली जाती। तभी ऋषभ उसको कार से लगाकर उसके सर पर अपनी फिंगर से टैप करते हुए बोला, अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा लोड मत डालो। जिसे सुनते ही अनन्या हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि जाहिर है ये बात भी उसके दिमाग में चल रही थी और ऋषभ को फिर से पता लग गई। फिर वह कुछ पल रुक कर बोला, कुछ खाना है? अनन्या अपना सर न में हिलाते हुए बोली, नहीं। थोड़ी देर बाद ऋषभ अनन्या को पैलेस छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। 2 महीने बाद ऋषभ का विला। शाम के करीब 4 बजे अनन्या लोअर टी शर्ट पहनकर बैकयार्ड में बेंच पर बैठी हुई थी और वह ऋषभ का वेट कर रही थी, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से ऋषभ अनन्या को गन शूट और तलवारबाजी सिखा रहा था। हालांकि वह इन 2 महीनों में काफी बिजी रहा था, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में ही वह 1 हफ्ते पहले ही अनन्या को अपने विला लाकर उसे ये सब सिखा रहा था और अनन्या इस 1 हफ्ते में कुछ हद तक सीख भी गई थी। अगले कुछ ही पल में ऋषभ की कार उसके विला के आगे आकर रुकी। कार से उतरकर ऋषभ अपने रूम में गया और फिर कुछ देर बाद चेंज करके सीधा बैकयार्ड में चला गया, क्योंकि वह अनन्या को वहीं पर ट्रेन करता था। अनन्या ने जैसे ही ऋषभ को देख वह उठकर खड़ी हो गई और सामने रखे एक टेबल जिस पर 2 तलवारें, गन और कुछ बुलेट्स रखी थी उसके पास जाकर धड़ी हो गई। ऋषभ अनन्या के पास गया और फिर टेबल से एक तलवार उठाकर उसे दी और एक खुद ने ले ली। अगले कुछ ही पल में उन दोनों की तलवारबाजी शुरू हो गई। स्टार्टिंग में ऋषभ अपनी तलवार को धीरे धीरे मूव कर रहा था और उसके साथ अनन्या भी धीरे धीरे कर रही थी, जिससे उसे आसानी हो रही थी, लेकिन टाइम के ऋषभ ने अपनी स्पीड तेज कर दी। अनन्या भी वैसे ही तेज मूव कर रही थी, पर उसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी, जिस वजह से वह मूव न करके खुद को ऋषभ के वार से बचाने लगी और इसी बीच वह बचते हुए नीचे गिर गई। ऋषभ ने तलवार साइड रखकर अनन्या की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। अनन्या उसके हाथ को एक नजर देखकर उसे देखने लगी। उसके इस तरह से देखने पर ऋषभ ने अपनी आंखों से उसे अपना हाथ थामने के लिए कहा। अनन्या उसका इशारा देखकर अगले ही पल उसका हाथ थामकर खड़ी हो गई। ऋषभ अनन्या को उसकी कमर से पकड़कर बोला,
वाईफाई डिफेंस के साथ मूव करना भी जरूरी होता है। इस पर अनन्या ने बस अपना सर हिला दिया और फिर कुछ पल रुककर बोली, कंटिन्यू करना है या बस यही? ऋषभ बीच में ही बोला, अब वाईफाई अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है तो इसे रोकने के बारे में मत सोचो। ये कहकर वह फिर से शुरू हो गए और अगले आधे घंटे तक बस उन लोगों ने तलवारबाजी की। हमेशा की तरह अनन्या आज भी थक गई थी और वह पानी पीकर वहीं बेंच पर बैठ गई। ऋषभ भी पानी पीकर उसके पास बैठकर अनन्या को काम करने के लिए उसकी पीठ रब करने लगा और अगले कुछ पल में अनन्या काम हो भी गई थी। थोड़ी देर बाद ऋषभ उसका हाथ पकड़कर उसे वापस उस टेबल के पास ले गया और फिर उसके हाथ में गन रखकर बोला, वाईफाई आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अनन्या ने गन अच्छे से पकड़कर सामने डमी की तरफ पॉइंट की। तभी ऋषभ उसे पीछे से हक करके अपने हाथ से उसके पॉइंट की हुई डायरेक्शन को ठीक करके उसके कान के पास जाकर बोला, एम, फोकस, शूट। उसके शूट कहने के साथ ही अनन्या ने शूट कर दिया। तभी ऋषभ ने उसके हाथ से गन लेकर साइड में रख दी और अपने हैंड कर्चीफ से उसका हाथ साफ करते हुए बोला, इज दिस हर्ट वाईफाई? अनन्या अपने हाथ की तरफ देखते हुए एक हल्की सी आह भरते हुए धीरे से बोली, हम। ऋषभ हैंड कर्चीफ साइड टेबल पर रखती हुए बोला, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होंगी लेकिन जब सीख जाओगी तब नहीं होंगी। ये कहते हुए ऋषभ अनन्या का हाथ पकड़कर वहां से अंदर चला गया। अंदर जाकर ऋषभ ने शेफ को स्नेक बनाने के लिए कहकर शावर लेने चला गया और अनन्या भी सीधे बाथरूम में जाकर शावर लेने चली गई। कुछ देर बाद दोनों शावर लेने के बाद लिविंग रूम में बैठे हुए स्नैक्स कर रहे थे। ऋषभ स्नैक्स करते हुए अपना फोन यूज कर रहा था, वहीं अनन्या मूवी देख रही थी और साथ में स्नैक्स भी कर रही थी। ऋषभ ने अपना फोन बंद किया और अनन्या के फोरहेड पर किस करके टेक केयर कहते हुए वहां से अपने स्टडी रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक 21 साल की लड़की एक शॉपकीपर के सर पर गन ताने हुए बोली, साले डिलीट कर फुटेज, वरना 6 की 6 तेरे भेजे में उतार दूंगी। इतनी खतरनाक धमकी सुनकर वह शॉपकीपर डर की वजह से कांपते हुए वह फुटेज डिलीट करने लगा। वह फुटेज डिलीट करवाकर वह लड़की जैसे ही मुड़ी उसकी नजर सामने फोन पर बात करते हुए रोड क्रॉस कर रही एक 14 से 15 साल की लड़की पर चली गई और उसके सामने से एक ब्लैक कलर की कार हॉर्न देते हुए फुल स्पीड से आ रही थी। लेकिन वह लड़की फोन पर इतना बिजी थी कि उसे हॉर्न की आवाज नहीं आ रही थी। तभी वह गन वाली लड़की अपनी फुल स्पीड से भागते हुए उस लड़की के पास जाती है। तभी एक जोर से ब्रेक लगने और कुछ गिरने की आवाज आती है। इसी के साथ बहुत सारी भीड़ उस गन वाली लड़की के पास आकर इकट्ठा हो गई। दरअसल उस गन वाली लड़की ने सही वक्त पर आकर उस लड़की को धक्का दे दिया था, लेकिन इन सब में एकदम से वह गाड़ी ने उसके बिल्कुल पास आकर ब्रेक लगा दिए थे, जिससे उस गन वाली लड़की को भागने का मौका नहीं मिला और वह वहीं गिर गई थी, जिस वजह से उसके हाथ पर हल्की स्क्रैचेस आ गई थी। तभी उस भीड़ में से ही एक आदमी बोला, अरे देखो कहीं लड़की के ज्यादा तो नहीं लग गई। वह गन वाली लड़की जल्दी से सीधे खड़े होकर पहले तो उस 14 से 15 साल की लड़की को देखा, लेकिन वह उसे कहीं दिखी नहीं। शायद वह चली गई थी या डर की वजह से चुप गई थी। लेकिन इस सब पर ज्यादा ध्यान न देते हुए फिर वह ब्लैक कार के पास गई, जिसका ड्राइवर ऑलरेडी घबराया हुआ था। तभी वह लड़की उस ब्लैक कार के शीशे पर नॉक करते हुए बोली, कौन है वे साले, निकल बाहर, आज तुझको माया की असली माया के दर्शन कराऊं। वह ड्राइवर घबराते हुए रियर मिरर में पीछे बैठे हुए अपने बॉस से बोला, सर, आई थिंक यह मैटर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, प्लीज सर हैंडल इट। तभी उसका बॉस बोला, मैटर क्या, सीधे सीधे बोलो न कि एक लड़की नहीं संभल रही है तुमसे। फिर कुछ पल रुककर बोला,
जो भी नुकसान हुआ है इसका उसका डबल देकर मुंह बंद करो इसका। और जल्दी चलो, मेरी मीटिंग भी है। तभी वह ड्राइवर अपने मालिक की बात मानकर उस लड़की से इस मैटर को रफा दफा करने के लिए कार से बाहर आया। तभी उस कार का ड्राइवर उस लड़की से बोला, मैम, आपका जो भी नुकसान हुआ है आप बता दीजिए, हम उसका डबल देंगे और प्लीज इस मामले को यही खत्म कीजिए। पहले इतनी देर से उसकी किसी बात का जवाब न देने से ऑलरेडी उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब ड्राइवर की ऐसी बात सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। तभी वह लड़की गुस्से में उस ड्राइवर पर चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? फिर कुछ पल रुककर बोली, 1 मिनट, ड्रेस से तुम ड्राइवर लग रहे हो। चलो अपने मालिक को बुलाओ, मुझे उससे ही बात करनी है। उस कार ड्राइवर की बहुत कोशिश पर भी वह लड़की नहीं मानी, जिससे वह कार ड्राइवर हार मानकर अपने बॉस से बोला, सर यह मान नहीं रही है। तभी उस कार से एक 22 साल का हैंडसम लड़का बिजनेस आउटफिट में बाहर निकला और अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, हु द हेल आर यू? और यह क्या तमाशा लग रखा है? तुमसे बोला गया है न कि पैसे लो और अपने घर जाओ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं तुम पर वेस्ट करने के लिए। ये बात सुनकर वो गन वाली लड़की उसकी मिमिक्स करके बोली, हेलो मिस्टर, मेरे पास भी कोई फजूल वक्त नहीं है जो तुम पर खर्च करूं, और पहले तो तुम बात करने की तमीज सीखो। ये सुनकर वह लड़का अपने दोनों हाथ आपस में बांधते हुए बोला, तुम होती कौन हो मुझे तमीज सिखाने वाली? तभी वह लड़की उसे घूरते हुए बोली, माया, और मेरे मायावी जाल से बचकर रहना बच्चू। वह लड़का अपनी आंखें छोटी करते हुए और अभी अभी मिले अपने निकनेम पर थोड़ी हैरानी से बोला, बच्चू, लाइक सीरियसली? और फिर दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। तभी उस भीड़ से एक बूढ़ा आदमी उस लड़के से बोला, बेटा, तुम इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि इसे अच्छी खासी चोट आई है, लेकिन शायद तुमसे लड़ने के चक्कर में यह भूल गई है। ये सुनते ही उन दोनों का ध्यान वहां मौजूद बाकी लोगों पर भी गया, वरना अभी तक तो वो बस एक दूसरे से लड़ने में ही बिजी थे और उनकी यह लड़ाई वहां मौजूद सब लोग एंजॉय भी कर रहे थे। तभी पीछे से एक मोटर कार के हॉर्न की आवाज से दोनों ने मुड़कर देखा तो वहां पर अच्छा खासा ट्रैफिक लग चुका था और उन दोनों को ही इस बात का अंदाजा नहीं था। तभी माया तेज आवाज में बोली, क्यों यहाँ कोई तमाशा हो रहा है या किसी मूवी की शूटिंग हो रही है? तभी उस लड़के ने माया को उठाकर सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को वहां से हॉस्पिटल जाने को बोला। माया अपने दोनों हाथों से उसे मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे अपनी गाड़ी में बैठाने की? वह लड़का माया के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, लिसन, आई एम द विहान शेखावत, तो मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। माया उससे अपने हाथ छुड़ाकर बोली, सुनो, तुम अपने लिए होंगे कोई फन्ने ठान, लेकिन मेरे लिए तुम घमंडी और बुद्धू इंसान हो जो इतने पैसे होने की बावजूद ढका एक ड्राइवर भी नहीं रख सकता। वह कार ड्राइवर अपनी बेइज्जती सुनकर रियर व्यू मिरर में से ही माया को घूरने लगा और फिर अगले ही विहान की उसकी साइड लेते देख वह थोड़ा नॉर्मल हुआ। विहान चिढ़ते हुए बोला, शट अप, कैसे वर्ड्स यूज करती हो? और 1 मिनट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गलती तुम्हारी थी क्योंकि तुम्हें ही शौक चढ़ा था मेरी कार के आगे आकर मरने का। माया चिढ़ते हुए अपनी तेज आवाज में बोली, पहले तो यू शट अप, और मैं उस बच्ची की जान बचाने के लिए आई थी। वह दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी ड्राइवर बीच में बोला, सर, हम लोग पहुंच चुके हैं। यह सुनकर उन दोनों पहले एक दूसरे को घूरा और फिर हॉस्पिटल के अंदर चले गए। कुंद्रा इंडस्ट्रीज। इस वक्त आदित्य अपने केबिन में बैठा हुआ एक फाइल रीड कर रहा था कि तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। आदित्य फाइल की तरफ देखते हुए ही बोला, कम इन। तभी अमन अंदर आकर बोला, सर, आपसे कोई 2 लोग मिलने आए हैं।
आदित्य अपनी नजरें फाइल से हटाकर अमन को देखते हुए बोला, कौन है? यह सुनते ही अमन एकदम से बोला, वह अपना नाम कोई रायचंद बता रहे थे। फिर कुछ पल रुककर बोला, हाँ याद आया, एक का नाम नमन रायचंद और दूसरे का अमित रायचंद है। जिसे सुनते ही आदित्य धीरे से बोला, वह लोग यहाँ क्यों आए हैं? अमन बीच में ही बोला, सर, क्या मैं उन्हें अंदर भेजूं? आदित्य थोड़ा सोचकर एविल स्माइल करत हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, जब मिलने ही आए हैं तो कुछ देर और इंतजार करने दो। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर माया के हाथ की बैंडेज करके बोला, नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट इनको एक इंजेक्शन देना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर विहान लगभग चिल्लाते हुए बोला, जब सब ठीक है तो इंजेक्शन क्यों? माया अपने कानों पर हाथ रखकर बोली, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? फिर अपने कानों पर से हाथ हटाकर बोली, हाँ डॉक्टर, जब सब ठीक है तो इंजेक्शन क्यों? डॉक्टर स्माइल करते हुए बोला, आई नो सब ठीक है, लेकिन शायद तुमने कुछ दिन से ठीक से कुछ खाया नहीं है, इसलिए तुम्हारे अंदर ग्लूकोज की कुछ कमी है। फिर इंजेक्शन तैयार करते हुए बोला, इसलिए तुम्हें यह इंजेक्शन दिया जाएगा। विहान फिर से बोला, डॉक्टर, जब ग्लूकोज ही लेना है तो वह तो कुछ कहाँ कर भी ले सकते हैं, आप इंजेक्शन रहने दीजिए। माया विहान की तरफ दांत पीसते हुए बोली, क्या तुम कुछ देर के लिए तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो? फिर डॉक्टर की तरफ हल्की सी स्माइल करके बोली, इट्स ओके डॉक्टर, तुम इंजेक्शन लगाओ। विहान फिर से डॉक्टर को रोक कर बोला, अरे कौन सा ओके? व्हाट ओके? कोई ओके वोके नहीं। और डॉक्टर आप रहने दीजिए, मैं इसे बाहर से कुछ खिला दूंगा। माया विहान को घूरते हुए बोली, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या, जो बार बार डॉक्टर को इंजेक्शन देने से मना कर रहे हो? विहान इक्वली घूरते हुए बोला, आर यू गोना मैड? मेरे पास पैसे क्यों नहीं होंगे? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? आई एम द विहान शेखावत, सीईओ ऑफ शेखावत इंडस्ट्रीज। माया फ्रस्ट्रेट होकर बोली, हाँ। फिर इंजेक्शन क्यों नहीं लगने दे रहे हो? माया विहान को घूरते हुए ही बोली, डॉक्टर इंजेक्शन लगाओ। विहान भी माया को घूरते हुए बोला, नहीं। माया ऐसे ही फिर से बोली, लगाओ। विहान भी ऐसे फिर से बोला, नहीं। कुछ देर तक उनका लगाओ। नहीं। सुनकर डॉक्टर फ्रस्ट्रेट होकर बोला, बस मैं जा रहा हूँ, आप दोनों तब तक अच्छे से डिसाइड कर लो कि इंजेक्शन लगवाना है या नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी पेशेंट है। जिसे सुनते ही वो दोनों एक चुप हो गए, लेकिन स्टिल सेम कंडीशन। फिर विहान डॉक्टर को घूरते हुए बोला, डिसाइड क्या करना है? मैंने बोला न, नहीं तो नहीं। माया पॉकेट से अपनी गन निकालकर अपनी गन को अपने फेस पर चलाते हुए बोली, डॉक्टर इंजेक्शन? उसके ऐसा करने से डॉक्टर घबराकर जल्दी से बोला, एस सू श्योर MAM। और विहान हैरानी से उसे देख रहा था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की इतनी देर से उसके साथ थी और उससे बराबर झगड़ा कर रही थी, उसके पास गन थी। डॉक्टर की बात सुनकर विहान अपने होश में आया और जैसे ही डॉक्टर ने माया को इंजेक्शन देना शुरू, उसने अपनी आंखें टाइट से बंद कर ली। और ऐसा करता हुआ वह सच में बहुत क्यूट लग रहा था। उसे ऐसा करते देख माया को हंसी आ गई। वह हंसते हुए बोली, और द विहान शेखावत को इंजेक्शन से डर लग रहा है। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर ने माया कुछ मेडिसिन दी और फिर वह लोग वहां से निकल गए। हॉस्पिटल के बाहर आते ही विहान टॉन्ट मरते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारे घर मेरा ड्राइवर छोड़ देगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हो। माया उसे घूरते हुए बोली, ओ तो मैंने बोला था तुमको कि मुझे यहाँ लेकर आओ, तुम खुद जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आए थे। विहान ड्राइवर से बोला, ड्रॉप हर, और मैंने दूसरी कार मंगवा ली, मैं उससे चला जाऊंगा। यह सुनकर ड्राइवर और माया वहां से चले गए। कुंद्रा इंडस्ट्रीज।
करीब 2 घंटे बाद आदित्य ने अमन को उन दोनों को अंदर आने के लिए बोला। कुछ देर बाद नमन और अमित आदित्य के केबिन में बैठे थे और आदित्य अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और वह अपने सामने रखे लैपटॉप पर किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, जिसका साफ मतलब था कि अभी तक उन लोगों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। अमित नमन से धीरे से बोला, भैया, आपको नहीं लगता कि यह जानबूझकर हमसे बदला लेने के लिए यह सब कर रहा है? मतलब पहले 2 घंटे हमें बाहर इंतजार कराया और अब यह फोन। उसने यह बात धीरे से बोली थी जिस वजह से सिर्फ नमन ही सुन पाया था। नमन ने बस हम में जवाब दिया। तभी उन दोनों का ध्यान लैपटॉप पर वीडियो कॉल से आ रही एक आवाज पर गया जिससे वह दोनों एक साथ धीरे से बोले, प्रिंसेस। फिर अगले ही थोड़ी हैरानी से एक दूसरे को देखा और ध्यान से उस तरफ की बात सुनने लगे। अनन्या बोली, PLZ डैड, आप बोलिए न उन्हें कि हम दोनों को अकेले शॉपिंग करने भेज दे। आदित्य सॉफ्टली बोला, बेटा, अगर तुम्हारे बाहर जाने की बात होती तो मैं जरूर ऋषभ से बात करता, लेकिन अकेले बाहर जाने के लिए बिल्कुल नहीं। जिसे सुनकर अनन्या का मुंह बन गया। आदित्य उसकी ऐसी शक्ल देखकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे, लेकिन बेटा प्लीज पहले तुम ऐसी शक्ल मत बनाओ। जिसे सुनते ही अनन्या और कृतिका हैप्पीली एक साथ बोली, सच्ची? आदित्य स्माइल करते हुए बोला, लेकिन उससे पहले तुम अपना फोन तो कट करो। कृतिका जिद करते हुए बोली, नहीं डैड, आप प्लीज ब्रो की कॉल स्पीकर पर लो ना, हमें भी सुननी है आपकी बात। आदित्य हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, अच्छा बेटा। ये बोलकर उसने ऋषभ को कॉल की। अगली 2-3 रिंग में ही ऋषभ की भारी आवाज सुनाई, फिर हेलो। आदित्य परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसा क्यों साउंड कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? फोन के उस तरफ से ऋषभ बोला, नथिंग डैड, बस थोड़ा सा हेडेक है। आदित्य के फोन का स्पीकर ऑन था जिस वजह से सब लोग उसकी बात सुन रहे थे। आदित्य फिर से बोला, बेटा पेनकिलर ली? ऋषभ बोला, आप बताइए कैसे किया कॉल? कोई बात करनी है आपको? आदित्य कुछ पल रुक कर बोला, आज ज्यादा देर तक मत जागना, जल्दी सो जाना और मेरी बात मानो तो कुछ दिन ऑफिस भी मत जाओ, घर रेस्ट कर। ऋषभ बीच में ही बोला, डैड, आपको कुछ बात भी करनी है? आदित्य गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, वो मैं कह रहा था कि तुम कृतिका और अनन्या को आज रात बाहर जाने दो। दोनों बच्चियां थोड़ा घूम भी लेंगी और शॉपिंग भी कर लेंगी। ऋषभ बोला, डैड, वाइफी को मैंने इसीलिए ही कुंदरा पैलेस भेजा था कि वह और कृतिका कहीं बाहर घूमने चले जाए। आदित्य थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन वह दोनों कह रहे थे कि उन्हें अकेले भेजा जाए, मतलब गार्ड्स के बिना। ऋषभ सख्त आवाज में बोला, डैड, आप भी जानते हैं उन दोनों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे कुंदरा फैमिली के लिए इस वक्त सेफ्टी बहुत जरूरी है, और खासकर वाइफी के लिए। आदित्य सॉफ्टली बोला, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन बेटा। ऋषभ बीच में ही बोला, नहीं डैड, आप नहीं समझ रहे हैं। मुझे पता है आप इस वक्त इमोशन में बह रहे हैं। फिर कुछ पल रुककर एकदम सख्त आवाज में बोला, अगर वाइफी तुम बाहर जाओगी तो सिर्फ गार्ड के साथ, अदरवाइज मैं खुद तुम्हें विला के लिए लेने आ रहा हूँ। और वैसे भी तुम आज काफी थक गई हो तो आराम करो। उसकी यह बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। अनन्या बोली, तुम कैसे? ऋषभ एविल स्माइल करते हुए बोला, वाइफी इतना हैरान मत हो, तुम पर हर वक्त मेरी नजर रहती है। तभी आदित्य कुछ बोलने वाला था कि अनन्या एकदम से बोली, मेरी लाइफ क्या सिर्फ होम स्टे लिखा है कि मैं बस घर से कॉलेज और कॉलेज से सिर्फ घर जा सकती हूँ, और उसमें भी वह काले कपड़े वाले गार्ड मेरे साथ, और अगर कुछ चाहिए हो तो सारी चीजें घर आ जाती है।
अरे मेरी अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं है। कोई क्यों नहीं समझता है कि मेरा भी दम घुटता है। क्या आप सबकी इस प्रोटेक्शन के चक्कर में मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी? आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि मैं भी और लड़कियों की तरह खुलकर जीना चाहती हूँ? कोई क्यों नहीं समझता है कि आप सबकी यह प्रोटेक्शन मेरे लिए जेल बन गई है? पहले वो दादू और बड़े पापा और अब आप। अनन्या ने यह सारी बातें रोते हुए बोली थी और सब लोग उसकी यह बात सुनकर हैरान थे एक्सेप्ट ऋषभ, वह एक्सप्रेशन लेस था। अनन्या सुबकते हुए बोली, फाइन, अगर आपको नहीं भेजना है तो ठीक है। मैं आज के बाद आपसे कभी भी नहीं बोलूंगी इस बारे में और शिकायत भी नहीं करूंगी। ऋषभ अपनी सख्त आवाज में बोला, डोंट डेयर टू क्राई वाइफी। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, फाइन, अगले 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ, तुम दोनों को लेने के लिए रेडी रहना। यह बोलकर उसने कॉल कट कर दी। आदित्य स्माइल करते हुए बोला, अरे बेटा, अब क्यों ऐसी शक्ल बनाई हुई है? अब तो खुश हो जाओ, आखिर तुम्हारी डिमांड पूरी हो गई। अनन्या कंफ्यूज्ड होकर बोली, डैड, उन्होंने कब बोला कि वह मान गए हैं? आदित्य बोला, अरे बुद्धू लड़की, तुम्हें उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। उसने बोला तुम दोनों को लेने आ रहा हूँ, इसका साफ मतलब है कि वह खुद तुम्हें लेकर जाएगा। इससे वह तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगा और तुम दोनों की विश भी पूरी हो जाएगी कि गार्ड नहीं जाएंगे। अनन्या और कृतिका एक साथ बोले, ओ अच्छा, ऐसा है क्या? आदित्य कांट बिलीव वाले एक्सप्रेशन के साथ बोला, हाँ ऐसा ही है। चलो अब रेडी हो जाओ। तुमने सुना नहीं, उसने तुम लोगों को सिर्फ 10 मिनट दिए हैं और मेरा बेटा बहुत पंक्चुअल है। तभी कृतिका एकदम से बोली, ओह यस, क्या डैड, आपने ऑलरेडी हमारे 2 मिनट वेस्ट करा दिए। अच्छा ठीक है, बाय, लव यू। आदित्य हल्का सा हंसकर बोला, बाय, लव यू टू बच्चा। इसी के साथ फोन डिस्कनेक्ट हो गया। आदित्य ने अब जाकर अपनी नजर सामने बैठे नमन और अमित पर डाली। उन दोनों के फेस पर हल्की सी स्माइल थी। तभी आदित्य बोला, अब बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? नमन बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कहना है कि मेरी प्रिंसेस को खुश रखना और उस पर एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। आदित्य सरकास्टिकली बोला, कमाल है, इतनी दूर से तुम बस यही कहने आए थे। नमन बोला, हम सब जानते हैं कि ऋषभ ने यह शादी जबरदस्ती की है, मेरी बेटी की मर्जी जाने बगैर। पहले मुझे उसकी फिक्र थी कि वह कैसी होंगी, इसलिए उसे वापस लेने की बात ही करने आया था। लेकिन उसकी बात सुनकर मेरा फैसला बदल गया है कि अब जब यह शादी हो ही गई है और मेरी प्रिंसेस भी खुश एज, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी प्रिंसेस जहाँ भी रहे खुश रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आदित्य बोला, पहली बात, अनन्या अब इस घर की बहू है और कुंदरा परिवार की बहुओं और बेटियों को घर की लक्ष्मी समझा जाता है और लक्ष्मी का अपमान नहीं किया जाता। फिर कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हारे बड़े भैया और सालों पहले जो हुआ, क्या तुम उसे भूल गए हो? नमन झट से बोला, मैं कुछ नहीं भूला, इसीलिए कहने आया हूँ उस सब का प्रभाव मेरी प्रिंसेस पर न पड़े, और रही बात भाइये की, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। यह बोलकर बिना एक पल गवाए वह वहां से चला गया और अमित भी उनके पीछे पीछे चला गया। अगले कुछ ही मिनट्स में ऋषभ की कार कुंदरा पैलेस के सामने आकर रुकी। ऋषभ ने कार से निकलकर अपने फोन से किसी को एमएसजी किया और फिर वही कार से टिक कर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद अनन्या और कृतिका पैलेस से बाहर आई और उनकी नजर सामने खड़े ऋषभ पर गई, जो अपने फोन पर बिजी था। अनन्या और कृतिका ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। ऋषभ को जैसे ही उन दोनों की प्रेजेंस फील हुई, उसने अपना फोन पॉकेट में रख दिया और उन्हें देखने लगा। कृतिका उसके पास आकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली,
ब्रो थैंक यू सो मच। यह बोलकर उसने एकदम से ऋषभ को हग कर लिया। ऋषभ हग बैक करके तिरछा मुस्कुराता हुआ बोला, डॉल, लगता है तुम्हें बाहर नहीं जाना है, इसीलिए तुम यह सब बोलकर मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। उसकी यह बात सुनकर कृतिका एकदम से पीछे हटकर बोली, ब्रो आप क्या बोल रहे हैं? मुझे जाना है, बिल्कुल जाना है। यह बोलते हुए वह जल्दी से जाकर बैक सीट का गेट खोलकर कार में बैठ गई। उसकी इस हरकत पर अनन्या के फेस पर भी स्माइल आ गई। फिर वह भी कृतिका के साथ बैठने ही जा रही थी कि तभी ऋषभ ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर अपने दरीब खींच लिया। उसके ऐसा करने से अनन्या बिल्कुल हैरान रह गई। ऋषभ ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। उसके ऐसा करने से अनन्या के चेहरे का कप बन गया। ऋषभ ध्यान से उसका चेहरा देख रहा था जो रोने की वजह से अभी भी हल्का रेड हो रहा था, क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया हुआ था। उसके ऐसा देखने से अनन्या भी उसकी आंखों में देखने लगी थी। तभी ऋषभ ने आगे बढ़कर अनन्या के फोरहेड पर किस कर लिया, जिससे अनन्या की आंखें बंद हो गई थी, और फिर दोनों आंखों पर, फिर बारी बारी दोनों गालों और फिर नोज पर भी किस किया। इस तरह से उसने अनन्या के पूरे फेस पर किस किया सिवाय लिप्स के। ऋषभ बहुत प्यार से उसे देख रहा था। फिर अगले ही पल उसने उसे टाइट से हग कर लिया। वह दोनों अभी ऐसे ही खड़े थे कि तभी कृतिका अंदर से बोली, ब्रो क्या अब लेट नहीं हो रहा है? यह सुनते ही वह दोनों अलग हो गए। ऋषभ एक गहरी सांस लेकर खुद से ही धीरे से बोला, फॉरगेट इट। यह सुनकर अनन्या ब्लश कर रही थी। तभी ऋषभ ने उसके लिए पैसेंजर सीट का गेट खोला और अनन्या गई। फिर वह भी ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वहीं दूसरी तरफ कुंद्रा इंडस्ट्रीज से निकलते ही अमित बोला, भैया आपने यह सब क्या किया? आप तो यहाँ कुछ और बात करने आए थे ना, हमारी प्रिंसेस को ले जाने के बारे में। फिर अचानक क्या हुआ जो आपने अपना फैसला ही बदल दिया? नमन कुछ पल रुक कर बोला, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैंने जो भी किया बहुत सोच समझ किया। तुमने सुना नहीं कि प्रिंसेस क्या कह रही थी? उसे हमने वह आजादी कभी दी ही नहीं जो वह हमेशा से डिजर्व करती थी। यह बोलते हुए ही वो दोनों कार में बैठ गए। अमित बीच में ही बोला, भैया आप यह क्या कह रहे हैं? आप भी जानते थे कि क्यों हमने प्रिंसेस को आजादी नहीं दी। नमन एकदम से बोला, अमित मुझे सब पता है कि क्यों हमने वो सब किया। सिर्फ प्रिंसेस को दुश्मनों और ऋषभ कुंद्रा से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हम सब प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने में इतना मस्त हो गए कि उसकी प्रोटेक्शन को ही उसके लिए जेल बना दिया। अमित धीरे से बोला, भैया आप यह सब प्रिंसेस की वजह से। नमन बीच में ही बोला, नहीं अमित ऐसा कुछ नहीं है, और अच्छा ही है कि आज हम यहाँ आए, वरना हम प्रिंसेस के दिल की बात कभी सुन ही नहीं पाते। फिर कुछ पल रुक कर बोला, पता है आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी प्रिंसेस खुश है और वह सही जगह पर है। अब तक मैं बरसों पहले किए पिताजी के फैसले की वजह से टेंशन था, लेकिन आज वह टेंशन भी दूर हो गई, और पिताजी के उस फैसले की वजह से मैं पिताजी का जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। अमित कुछ पल रुक कर बोला, हाँ खुश तो मैं भी हूँ भैया। आपने देखा न, वो लोग भले ही हमारे दुश्मन हैं, लेकिन वह प्रिंसेस से कितना प्यार करते हैं, और कैसे उन्होंने प्रिंसेस की बात मानी और साथ ही साथ उसकी प्रोटेक्शन को भी साथ रखा। नमन भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैंने देखा, और मैं सोच रहूं काश बरसों पहले वह सब न हुआ होता तो सब लोग कितना खुश होते। तभी अमित अचानक से अमित के माइंड में कुछ स्ट्राइक किया और वह टेंस्ड एक्सप्रेशन में बोला, भैया लेकिन आपने कुछ सोचा है कि अगर आपकी यह बात बड़े भैया को पता चल गई तो आप क्या कहेंगे और उनका रिएक्शन कैसा होगा? नमन भी सीरियस फेस के साथ बोला,
तुम परेशान मत हो, वैसे भी यह बात सिर्फ हम दोनों तक रहेगी और बाधी तब के तब देखेंगे। अमित भी पॉजिटिवली अपना सर हिलाकर बोला, हम। फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल। कुछ देर बाद ऋषभ की कार मॉल के सामने आकर रुकी। अनन्या और कृतिका कार से उतरकर अंदर चले गए और ऋषभ गाड़ी पार्क करने। कृतिका अंदर जाकर बोली, कमाल है, आज पूरा मॉल खाली है, क्या किसी को शॉपिंग नहीं करनी है? दरअसल यह सब ऋषभ का ही आर्डर था अनन्या को प्रोटेक्ट करने के लिए। अनन्या अंदर जाकर हैरानी और खुशी से सब कुछ टच करके देख रही थी और उसकी नजरें मॉल में चारों तरफ घूम रही थी। जाहिर उसने पहले कभी यह सब नहीं देखा था। तभी ऋषभ पीछे से आकर बोला, वाइफी, कुछ खरीद भी लो या बस सब देखने का ही इरादा है? अनन्या ने पीछे मुड़कर ऋषभ को देखा और फिर कृतिका को, जो ऋषभ की आवाज सुनकर खुद उसे देख रही थी। फिर कृतिका उसका हाथ पकड़कर वहां से अंदर फीमेल सेक्शन में ले गई और ऋषभ वही एक साइड काउच पर बैठकर अपना फोन यूज करने लगा। दरअसल वह किसी की लोकेशन ट्रेस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ फीमेल सेक्शन में पहुंचकर उन दोनों ने शॉपिंग की और शॉपिंग के साथ साथ कृतिका अनन्या को वहां मौजूद हर चीज के बारे में भी बता रही थी। इसी तरह उनकी शॉपिंग में लगभग 1 घंटा लग गया था, लेकिन जिसमें कि अनन्या ने खुद से कुछ नहीं खरीदा था। उसने जो भी लिया था वह सब कृतिका की पसंद से था। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ जिसकी भी लोकेशन ट्रेस कर रहा था वह हो गई थी और उसने किसी को सेंड भी कर दी थी। वह अब किसी को कॉल कर रहा था। अगले 2-3 रिंग में ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। ऋषभ बोला, कपिल, मैंने तुम्हें एक लोकेशन सेंड की है, आगे क्या करना तुम्हें पता है ना? फोन के दूसरी तरफ से कपिल बोला, यस बॉस। ऋषभ बोला, गुड। ये बोलकर उसने फोन पॉकेट में रख लिया। तभी अनन्या और कृतिका भी अपनी शॉपिंग करके उसी की ही तरफ आ रही थी। जैसे ही अनन्या ऋषभ के पास आई, ऋषभ उससे बोला, हो गया या और कुछ भी लेना है? अनन्या के कुछ बोलने से पहले ही कृतिका काउच पर बैठते हुए बीच में ही बोली, ब्रो, अनन्या ने खुद से कुछ नहीं लिया है, जो भी सब मैंने ही दिलाया है। उसकी बात सुनकर ऋषभ ध्यान से अनन्या का चेहरा देखने लगा, जो सर झुकाए उदास होकर बोली, वो मैंने पहले कभी अपने लिए खुद से कुछ नहीं खरीदा है, सब माँ, छोटी माँ और बड़ी माँ की ही पसंद का ही पहना है आज तक। ऋषभ ने खड़े होकर अनन्या के हाथ से सारे बैग लेकर वही रख दिए और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से वापस अंदर ले गया। अंदर जाकर ऋषभ ने खुद उसके लिए कपड़े पसंद करना शुरू कर दिए और फिर काफी सारी शॉपिंग हो जाने के बाद ऋषभ अनन्या से बोला, तुम्हें यह सब ट्राई करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? अनन्या अपना सर न में हिलाते हुए बोली, नहीं। ऋषभ उसके जवाब पर उसे कुछ कपड़े पकड़ते हुए बोला, दैट्स गुड। कपड़े लेकर अनन्या वहां से सीधे ट्रायल रूम में चली गई और ऋषभ वहीं बाहर खड़े होकर उसके लिए कुछ और पर्सनल चीजें लेने लगा, जैसे सैनिटरी पैड वगैरह। और अनन्या के आने से पहले ही उसने वह सब वही शॉपर में डाल दिए, ताकि अनन्या को एम्बैरेसमेंट फील न हो, क्योंकि अभी तक उनका रिलेशनशिप उस लेवल तक नहीं पहुंचा था जहां वो लोग एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर सके। हालांकि ऋषभ के प्यार और कंसर्न की वजह से अनन्या उसके सामने थोड़ी खुलने लगी थी, लेकिन दोनों में से अभी किसी को भी एहसास नहीं था इस बात का कि वह एक दूसरे के दिल में अपने लिए मोहब्बत जगा रहे हैं, और ना ही उन्हें खुद इस बात का अंदाजा था कि वह खुद एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। ऋषभ का विला। शॉपिंग के बाद ऋषभ कृतिका को कुंदरा पैलेस ड्रॉप करके अनन्या को अपने विला ले आया था। अनन्या इस वक्त बाथरूम में शावर ले रही थी और मौका पाकर ऋषभ ने भी अनन्या के लिए जो पर्सनल सामान लिया था वो सेफली वॉक इन क्लोजेट में रख दिया था।
कुछ देर बाद अनन्या शावर लेकर जैसे ही बाथरूम से निकली उसकी नजर ऋषभ पर चली गई, जो बेड एक साइड हेडरेस्ट से सर टिकाकर बैठा हुआ फोन चला रहा था और अब तक उसने भी चेंज कर लिया था। अनन्या बेड के दूसरे साइड बैठकर धीरे से बोली, आर यू ओके? आपका हेडेक अब कैसा है? उसकी बात सुनकर ऋषभ फाइन स्क्रीन की तरफ देखते हुए ही बोला, मच बेटर। मैंने पिल्स ले ली थी। कुछ पल रुककर अनन्या उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, थैंक यू। उसके मुंह से थैंक यू सुनकर ऋषभ अपना फोन बंद करके साइड टेबल पर रखते हुए बोला, फॉर व्हाट? अनन्या नीचे देखते हुए बोली, वो आपने मेरी बात मानी तो इसलिए। ऋषभ उसकी चिन पकड़कर उसका फेस ऊपर करते हुए बोला, इधर देखो मेरी तरफ। अनन्या उसकी यह बात सुनकर उसकी आंखों में देखने लगी। ऋषभ भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सीरियसली अब तुम मुझे थैंक यू बोलोगी? फिर कुछ पल रुककर बोला, वाइफी, थैंक यू वहां बोलते हैं जहां उसकी जरूरत हो, और ओबियसली यहां इसकी जरूरत नहीं है। अनन्या उसकी आंखों में देखते हुए कंफ्यूजन से बोली, इसकी जरूरत यहां क्यों नहीं है? फिर थोड़ा रुककर बोली, इनफैक्ट यहाँ इसकी जरूरत बिल्कुल है, क्योंकि आपने आज मुझे वो दिया जो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया, मुझे थोड़ी सी आजादी। ऋषभ कुछ पल रुककर बोला, फर्स्ट बात इसकी जरूरत क्यों नहीं है, यह चीज बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगी। सेकंड बात, जो मैंने आज किया वह तुम्हार हर था वाइफी, और अपने हाई के लिए किसी को थैंक यू नहीं बोलते। थर्ड बात, जो मैंने किया उसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि मैंने तुम्हें आजादी दे दी है। उसकी लास्ट लाइन सुनकर अनन्या की आंखों में एक डर की लहर दौड़ गई। ऋषभ उसका ऐसा रिएक्शन देख एविल स्माइल करते हुए बोला, नेवर एवर वाइफी, तुम अपनी पूरी लाइफ मेरी वैद में बिताओगी, एक ऐसी गैद जहां तुम्हें सारी फैसिलिटी मिलेंगी और जहां तुम्हें बिल्कुल एक रॉयल प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इतना कहकर वह रुक गया और अनन्या के चेहरे को ध्यान से देखने लगा, जहां डर साफ नजर आ रहा था। अनन्या अपना स्लाइवा गटकते हुए बोली, लेकिन क्या? ऋषभ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन वही तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, और मेरी बगैर परमिशन के तुम कहीं नहीं जाओगी, इवन कुंदरा पैलेस भी नहीं। अनन्या हैरानी से उसे देखते हुए बोली, व्हाट? ऋषभ लेटते हुए बोला, यस वाइफी। अनन्या धीरे से बोली, फिर जो तुमने आज किया वो सब क्या था? इतना सॉफ्ट बिहेवियर एंड एट ऑल। ऋषभ साइड टेबल पर रखे रिमोट से सारी लाइट्स ऑफ करके और अनन्या को अपनी आर्म पर लेटाते हुए बोला, वाइफी, इतना स्ट्रेस मत लो। फिर उसे अच्छे से हग करके बोला, सुबह कॉलेज जाना है न, सो क्लोज योर आईज एंड स्लीप। उसकी बात सुनकर अनन्या ने अपनी आंखें तो बंद कर ली थी, लेकिन उसका माइंड अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। ऋषभ उसके कान में धीरे से बोला, वाइफी, डोंट प्रिटेंड टू स्लीप। अनन्या अपना स्लाइवा गटकते हुए नम में बोली, इनको कैसे पता कि मैं सोने का नाटक कर रही हूँ? ऋषभ फिर से अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, बिकॉज आई कैन रीड योर माइंड। अनन्या चिढ़कर अपनी आंखें खोलते हुए बोली, क्यों, आप कोई टेलीपैथिक हो? ऋषभ उसे और अच्छे हग करते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, वाइफी, स्टॉप टॉकिंग एंड जस्ट स्लीप। यह सुनते ही अनन्या ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषभ ने एक बार अपनी आंखें खोलकर उसे देखा, फिर अपना हाथ उसके बालों में चलाते हुए कुछ सोचने लगा, और कुछ देर और ऐसे करते दोनों गहरी नींद में चले गए। अगली सुबह ऋषभ अभी भी अनन्या को हग करके सो रहा था और अनन्या की एक टांग उसके ऊपर थी। तभी फोन पर आए MSG.रिंग की आवाज से ऋषभ की आंख खुल गई। ऋषभ ने अपना फोन चेक किया तो उस पर एक MSG आया हुआ था। MSG कुछ ऐसे था कि ही विल कम बैक एट शाम के 4 बजे।
MSG देखते ही ऋषभ के फेस पर एक एविल स्माइल आ गई और फिर वह फोन साइड टेबल पर रखकर अनन्या को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके वॉक इन क्लोजेट में चला गया और कुछ देर बाद अपने जिम गेटअप में रेडी होकर बाहर आया और अपना फोन लेकर जिम रूम की तरफ बढ़ गया। करीब 2 घंटे बाद ऋषभ वर्कआउट करके वापस से अपने रूम में आया और एक नज़र बेड पर सो रही अनन्या को देखकर वह बाथरूम में शावर लेने के लिए चला गया। कुछ देर बाद ऋषभ बाथरूम से बाथरोब पहनकर बाहर आया तो उसने देखा अनन्या तब भी बड़े आराम से सो रही थी। ऋषभ ने अपने धदम बेड की तरफ बढ़ा दिए। ऋषभ अनन्या के पास जाकर उसके फेस से हल्का सा ब्लैंकेट हटाते हुए बोला, वाइफी गेट अप। उसकी आवाज सुनकर अनन्या ने नींद में ही करवट बदल ली। ऋषभ ने एक बार उसके फेस को देखा और फिर अगले ही पल उसके ऊपर से पूरा ब्लैंकेट हटा दिया। ठंड के एहसास से अनन्या अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई और अपनी नींद भरी आवाज में बोली, ऐसे कौन उठता है? अगर मुझे सर्दी हो जाती तो। उसकी ऐसी बात सुनकर ऋषभ अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, अच्छा। फिर एकदम से अपनी सख्त आवाज में बोला, जल्दी उठो और कॉलेज के लिए रेडी हो। उसकी ऐसी आर्डर देती हुई आवाज सुनकर अनन्या जल्दी से उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह बाथरोब पहनकर बाहर आई। उसने देखा ऋषभ सोफे पर बैठा अपना फोन यूज कर रहा था। यह देखकर अनन्या जल्दी से भागते हुए वॉक इन क्लोजेट में चली गई और ब्लू जीन्स पर येलो स्ट्रेप वाला टॉप पहनकर बाहर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने रेडी होने लगी। कुछ देर बाद अनन्या रेडी हो गई थी और उन दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद ऋषभ अनन्या से बोल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा। उसकी यह बात सुनकर अनन्या अपने मन में बोली, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे हर काम मुझे बताकर करते हैं और हर रोज यह मुझे कॉलेज ड्रॉप करते हैं। यह कहते हुए उसके फेस के एक्सप्रेशन बार बार चेंज हो रहे थे। उसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर ऋषभ उससे बोला, कुछ कहा तुमने? अनन्या अपने ख्याल से बाहर आकर बोली, नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर जल्दी से अपना स्कूल बैग उठाया और उसे बाय बोलकर वहां से कॉलेज के लिए चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ऋषभ भी वहां से आरके इंडस्ट्रीज के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से बंगले में एक बड़े से एल साइज सोफे पर धरी 45 साल का एक आदमी बैठा हुआ था और उसके ग्रे बालों की एक छोटी सी पोनी बनी हुई थी। उसके सामने सिंगल सोफे पर एक लड़की बैठी हुई थी। तभी वह पोनी वाला आदमी उस लड़की से बोला, माया, मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो हो गया? माया बोली, हाँ, हो गया। मैंने उस रात की सारी फुटेज डिलीट करा दी। वह आदमी बोला, गुड जॉब। फिर कुछ पल रुक कर बोला, मेरा एक और काम है, वह भी तुम्हें ही करना है। माया बोली, मिस्टर चोपड़ा आप एक नहीं दो बोले। MR चोपड़ा हल्का से हंसते हुए बोले, दो नहीं, अभी के लिए बस एक ही। वो जो ठेकेदार है उसके पास हमारे कुछ पैसे हैं और काफी दिन हो गए हैं दिए नहीं। तुम्हें? माया बीच में ही बोली, समझ गई, मुझे उससे वह पैसे लेने हैं। MR चोपड़ा मुस्कुराते हुए बोले, सो स्मार्ट, लेकिन काम करके शाम को जल्दी आना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। माया ने उसे ओके बोला और अपनी गन लेकर वहां से अपनी जीप में निकल गई। कुछ देर बाद उसने अपनी जीप एक क्राउड एरिया में ले जाकर रोकी और जीप से उतरकर एक घर के सामने जाकर बेल बजाई। 1-2 बार बेल बजाने पर एक लेडी ने गेट खोला। तभी माया बोली, मिस्टर पांडे घर पर है? वह लेडी बिना जवाब दिए बोली, आप कौन? माया हल्के गुस्से में बोली, सवाल के सवाल नहीं जवाब दिया जाता है, जो पूछा जाए उसका जवाब दो। वह लेडी अपनी नजरें चुराते हुए बोली, नहीं, वह घर पर नहीं है।
माया अपनी वेस्ट पेंट गन निकालकर उसके ऊपर पॉइंट करते हुए बोली, एक बार और पूछ रहे हैं, एमआर पांडे घर पर है या नहीं? वह लेडी घबराते हुए बोली, हाँ। नहीं हाँ, डर की वजह से वह ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया था। माया गन वापस से नीचे कर उस लेडी को एक साइड धक्का देकर सीधे अंदर घुस गई। शायद वह उस लेडी के ऐसे जवाब देने से पहचान गई थी कि वह झूठ बोल रही है। माया ने अंदर जाकर देखा, एक मोटा सा आदमी सैडो पहने हुए सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। माया उसके पास जाकर उसके सामने बैठकर अपनी गन उसके सामने टेबल पर रखते गए बोली, क्या हालचाल है पांडे? और कितनी धनराशि कमाई? उसके इस एक्शन और बात सुनकर पांडे घबराते हुए बोला, हाँ बस ठीक। और धनराशि क्या? मेरा तो काम ही नहीं चल रहा। माया कुछ पल रुककर बोली, और धंधा? पांडे जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोला, धंधा भी ठप पड़ा है, लोग आ ही नहीं रहे हैं। माया एकदम से अपनी गन उठाकर उसे देखते हुए बोली, खैर यह सब छोड़, यह बता चोपड़ा साहब के पैसे कब दे रहा है? चोपड़ा अपना स्लाइवा गटकते हुए बोला, पैसे मैं कैसे दूंगा, अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। माया गन टेबल पर टैप करते हुए बोली, पैसे कब देगा पांडे? पांडे अपना पसीना साफ करते हुए बोला, मेरे पास अभी नहीं। माया फिर से गन टैप करने लगी। पांडे घबराते हुए बोला, देखो फिर से टैप होने की वजह से वह बोला, ठीक है अगले साल। माया फिर से गन टैप करने लगी। पांडे डरते हुए बोला, अगला महीना। माया ने गन उठाकर एक वास को शूट किया और वापस से उसे देखकर बोली, पैसे कब देगा पांडे? इस बार पांडे अटकते हुए बोला, आग डॉट अगला है, हफ डॉट हफ्ता। माया अपनी गन वापस से वेस्ट पेंट में रखते हुए बोली, गुड। फिर एविल स्माइल करते हुए वहां से चली गई। सेंट जेवियर कॉलेज। अनन्या और कृतिका क्लास में बैठे हुए थे और प्रोफेसर लेक्चर दे रहा था। तभी कृतिका अनन्या के कान में बोली, यार यह लेक्चर कितना बोरिंग है। अनन्या भी धीरे से बोली, हम कह तो तुम ठीक रही हो। कृतिका बोली, इससे बचने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। अनन्या वापस से धीरे बोली, क्या? कृतिका ने उसके कान में कुछ कहा जिसे सुनकर अनन्या अपना सर न में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं मुझे नहीं करना है यह सब, अगर तुम्हारे वह मॉन्स्टर ब्रो को पता चल गया न तो छोड़ेगे नहीं। अगर तुम्हें करना है यह तो तुम करो, लेकिन मैं नहीं। कृतिका एक गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, नहीं कर रही मैं कुछ। अनन्या स्माइल करते हुए बोली, गुड। कुछ देर बाद लेक्चर खत्म हो गया और ब्रेक टाइम हो गया। अनन्या और कृतिका भी कैंटीन में जाकर बैठ गए। तभी अनन्या बोली, अरे यार मैं अपनी बॉटल क्लास रूम में ही भूल गई। कृतिका बोली, तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। यह कहकर वह वहां से चली गई। तभी एक लड़का उसके सामने आकर बैठते हुए बोला, ए चाय आए। अनन्या उसे देखते हुए बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, हेलो कार्तिक। यह कहकर उसने एकदम से खड़े होकर उसे हग कर लिया। फिर एकदम से उससे अलग होकर बोली, एक मिनट, तुम्हें तो उस मॉन्स्टर ने किडनैप किया था तो फिर कैसे? कार्तिक कंफ्यूज होकर बोला, मॉन्स्टर? फिर अपना सर हिलाते हुए बोला, मतलब जीजू को तुम मॉन्स्टर बुलाती हो? अनन्या मुंह बनाते हुए बोली, हाँ वह ऐसा ही है। खैर यह सब छोड़ो, तुम मेरे सवाल का जवाब दे। कार्तिक उसे हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोला, वो एक लंबी कहानी है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना सुन लो कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अनन्या उसे देखते हुए बोली, क्या बोल रहा है कार्तिक? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
कार्तिक कुछ बोलने ही वाला था तभी अनन्या की नजर सामने से आ रही कृतिका पर चली गई और वह कार्तिक को बीच में ही रोक कर बोली, ओके फाइन, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, किसी दिन आराम से बात करेंगे इस बारे में। अभी तुम जाओ और जब तक मैं तुमसे बात न करूं तुम मुझसे बात मत करना। ओके नाउ गो और अब मेरे सामने मत आना। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रही है। वह बोला, यह क्या बोल। अनन्या बीच में ही उसे धक्का देते हुए बोली, जाओ। और कार्तिक वहां से कंफ्यूज्ड फेस के साथ चला भी गया। लेकिन उसे इस बात की रुचि भी थी कि वह इतने दिन बाद अपनी प्रिंसेस मिल लिया। तभी कृतिका अनन्या के पास आकर बैठते हुए बोली, यह लो तुम्हारी बॉटल। सॉरी वो लेट हो गया, मुझे प्रोफेसर ने रोक लिया था, बस इसीलिए। अनन्या बीच में ही बोली, अरे बस बस इतना भी लेट नहीं हुआ जो तुम एक्सक्यूज देने लगी। फिर कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद वह लोग वापस से लेक्चर लेने के लिए क्लास में चले गए। मुंबई एयरपोर्ट, शाम के 4 बजे डॉट। एक 5.9 इंच फेयर कलर ब्लैक कल हेयर और एक कान में छोटू सा गोल्ड रिंग शेप ईयररिंग, नेक पर एक साइड टैटू, ब्लैक चश्मा लगाए हुए एक हैंडसम लड़का ब्लैक सूट में अपने पीए से कुछ बात कर रहा था। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी और उस कार से मिस्टर चोपड़ा निकले। वह उस लड़के को हक करके उसका वेलकम करते हुए बोला, वेलकम बैक टू एथन लकिन। वह लड़का एविल स्माइल करते हुए बोला, यस आई एम बैक। द रशियन माफिया एथन लकिन इज बैक। यह कहकर वह जोर से हंसने लगा। फिर मिस्टर चोपड़ा ने सर्वेंट को कहकर लगेज गाड़ी में रखवा कर इथान के लिए बैक डोर ओपन किया और वह बैठ गया। फिर वह भी दूसरी साइड से आकर इथान के पास बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आरके इंडस्ट्रीज। ऋषभ इस वक्त मीटिंग रूम में था और यह कोई आम मीटिंग नहीं थी। यह माफिया बिजनेस मीटिंग थी जिसमें सब माफिया वर्ल्ड के लोग ही शामिल थे। तभी एक आदमी बोला, अबैडन, क्या यह प्रोजेक्ट हम सब के लिए यूजफुल होगा? ऋषभ टेबल पर रखी गन को उठाकर चेक करते हुए बोला, भाटिया, शक वहां करना चाहिए जहां उसकी गुंजाइश हो। उसके इस मूव से भटिया अपना स्लाइवा गटकते हुए बोला, सॉरी अबैडन। तभी ऋषभ एकदम से बोला, मीटिंग ओवर। यह सुनते के साथ ही सब लोग वहां से चले गए। तभी ऋषभ कपिल से बोला, क्या अपडेट है? कपिल कुछ पल रुककर बोला, बॉस, वह आ गया है और इस वक्त चोपड़ा के साथ है। ऋषभ ने बस हम में जवाब दिया।